साथियों, वैसे तो हमने सेक्शन 25 के नोटिस के बारे में किस तरह कानूनी रूप से आप अपने नोटिस का जवाब दे सके यह जानकारी दी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ नोटिस लोगों को सेक्शन 25 के आ रहे हैं और उसमें कुछ विधिक खामियां हैं। उन खामियों के अंतर्गत केवल मैं एक पॉइंट आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप उस नोटिस का रिप्लाई दे सकते हो। बाकी पॉइंट जो ऐड करने हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने सेक्शन 25 का वीडियो का लिंक डाल रहा हूं, आप बाकी पॉइंट वहां से तैयार करें। लेकिन अभी आपको जो नोटिस आ रहा है, क्या आपके नोटिस में भी ये गलती है तो आप इस चीज को जरूर लिखें। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब भी कभी आप सेक्शन 25 के नोटिस का रिप्लाई देते हैं तो 2 लिखकर आप 1 नंबर लिखकर आप एडवोकेट्स का नाम लिखते हैं और एडवोकेट्स को रिप्लाई देते हैं, और सेकंड नंबर लिखकर आप जो है वो कंपनी को जवाब देते हैं, यानी कि जो जिस कंपनी के थ्रू या जिस एनबीएफसी के लिए नोटिस भेजा गया है आप उसके कॉर्पोरेट ऑफिस का, या तीसरे नंबर पर कोई 2 एड्रेस दे रखे तो आप उसका नाम लिखते हो 1, 2, 3 और आप इनको थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट ये रिप्लाई करते हो। लेकिन अभी कुछ नोटिस ऐसे आए हैं जहां पर हमको कुछ और एड ऑन करने की जरूरत है, आज उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब जैसे आप फ्रॉम लिख देते हो, फ्रॉम में आप अपना नाम, पिताजी का नाम, पूरा एड्रेस, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लिख देते हो, और फिर लिखते हो आप विषय भी लिखते हो आप कि आप द्वारा भेजे गए नोटिस सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। अगर वकील साहब ने नोटिस के ऊपर रेफरेंस नंबर लिखा है तो रेफरेंस नंबर और डेट डाल देते हो के संदर्भ में जवाब में आपत्ति, और फिर महोदय लिखकर आप उस नोटिस के जवाब की शुरुआत करते हो। ये सारी चीजें जो लिंक में वीडियो है उसमें मैंने बता रखी है, लिंक क्लिक करके आप डिटेल देख सकते हो, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक मेन टॉपिक बताने वाला हूं कि यहां पर नंबर 1 में क्या लिखना है। आपको ये देखना है कि आपको जो नोटिस आया है क्या उसमें ये गलती हुई है, तो फिर आपको अपने जवाब में पहला जो क्लोज है वो नंबर 1 क्लोज लिखना है, और वहां लिखना है आपको प्रारंभिक आपत्ति, वहां लिखना है आपको प्रारंभिक आपत्ति, यानी आप नोटिस पे क्या पहला ऑब्जेक्शन ले रहे हैं वो चीज लिखनी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या आपके नोटिस में ये गलती हुई है इसको जरूर देखें। तो सबसे पहले यहां लिखिए यह कि आपके द्वारा जो नोटिस भेजा गया है, जो नोटिस भेजा गया है उसमें अकाउंट नंबर हो तो अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर हो तो क्रेडिट कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर अपूर्ण है। आप देख लीजिए क्या आपके मैटर में भी अकाउंट नंबर अपूर्ण लिखा है तो ये लिख दीजिए, फिर यहां पे लगा दीजिए कोमा। सारी आपत्ति को हम एक साथ ले लेंगे। एनबीएफसी, अगर एनबीएफसी तो एनबीएफसी लिखिए, और बैंक है तो बैंक लिखिए। एनबीएफसी बैंक जिसकी तरफ से नोटिस भेजा गया है, जिसकी तरफ से नोटिस भेजा गया है उसका कार्यालय पता ही अंकित नहीं किया गया है, पता ही अंकित नहीं किया गया है। नहीं किया गया है, यानी कि आप ये देख लीजिए आपको जिस भी कंपनी का नोटिस भेजा गया है क्या उस नोटिस में कंपनी के या एनबीएफसी के का एड्रेस लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ये जरूर लिख दीजिए, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये चीज आप ध्यान रखिए। किस अधिकारी, ध्यान लिख देना, किस बैंक अधिकारी लिख देना, किस बैंक अधिकारी से अधिकृत होकर नोटिस भेजा गया है, नोटिस भेजा गया
है उस अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पद नाम भी नहीं लिखा गया है। पद नाम भी नहीं लिखा गया है। सारी आपत्ति में एक में लिख रहा हूं ताकि आप इस चीज को तरीके से समझ पाओ। अकाउंट नंबर अपूर्ण है, जिस एनबीएफसी कंपनी की ओर से नोटिस भेजा गया उसका कार्यालय पता अंकित नहीं किया गया है, जिस अधिकारी से अधिकृत होकर नोटिस भेजा गया है उस अधिकृत व्यक्ति का नाम और पदनाम भी अंकित नहीं किया गया है। इसके अलावा किस दिनांक को कितनी राशि का ईसीएस किस शाखा से अनादरित हुआ है। यह है जुडिक्शन की बात साथियों। ये जहां से भी नोटिस भेजते हैं वहां का जुडिक्शन जिस चीज पे डिसाइड होता है कि किस बैंक शाखा से लिख दे, किस बैंक शाखा से अनादरित हुआ है और किस रिमार्क के साथ अनादरित हुआ है। अनादरित का मतलब बाउंस, अनादरित हुआ है। इसका अंकन भी नहीं किया गया है, मतलब ये भी आपने नहीं लिखा है। इसका अंकन मतलब नहीं लिखा गया है, अंकन भी नहीं किया गया है। साथियों ये महत्वपूर्ण बात है और ऐसे नोटिस का अगर आप जवाब दे दोगे ना तो आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस फाइल ही नहीं होगा। ठीक है ना, ये चीज लिख दी आपने। इसी के साथ कोमा करके, लेकिन ये सारी चीजें आपको अपने नोटिस से मैच करनी है। क्या ये चीजें मैच खा रही है, इसी के साथ लिखना है आपको कोमा करके। मतलब ये प्रारंभिक आपत्ति में आप सारी कमियां लिख दो, ये सारी कमियां आप प्रारंभिक आपत्ति में लिख दो ताकि पहली क्लॉज ये आपके कंप्लीट हो जाए। इसमें लिख देना सब्जेक्ट में ओवरड्यू अमाउंट कुछ और लिखा गया है, और अन्य इबारत में, यानी कि अन्य जो कलम है जो भी दूसरा है, अन्य इबारत में कोई अलग राशि लिखी गई है। अब आप ये चीज आप अपने अपने अमाउंट लिख सकते हो, कोई अलग राशि लिखी गई है। मतलब कुल मिला के इनके क्या क्या माइनस पॉइंट आ रहे हैं ये सारी चीजें आपको मेंशन कर देनी है। इसके अतिरिक्त आप द्वारा सिविल और कलेक्शन मैनेजर की इबारत भी लिखी गई है, तो साथियों ये मेन चीजें इनको समझने की कोशिश करना। इन तमाम प्रारंभिक आपत्तियों के तहत, इन तमाम प्रारंभिक आपत्तियों के तहत आप द्वारा भेजा गया
आप द्वारा भेजा गया। सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का नोटिस कानूनी रूप से शून्य है। जिस संदर्भ में यदि आप मेरे उक्त जवाब सूचना पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए यदि आप सेक्शन 25 का केस कोर्ट में फाइल करेंगे तो आपका केस खारिज हो जाएगा, और नहीं करोगे तो भी खारिज होगा क्योंकि मैं पेश करूंगा। तो ये सारी बातें हैं। तो ये महत्वपूर्ण आपत्ति जो मुझे देखने मिली है वो आपको लिखनी है। और ये प्रारंभिक आपत्ति है, और इस प्रारंभिक आपत्ति के बाद नंबर 2 पे आपने प्रायर नोटिस भेजा है, क्या राहत मांगी है, क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा है, तीसरे नंबर पे क्या पॉइंट आएगा, चौथे नंबर पे क्या पॉइंट आएगा, आगे के क्या स्टेजेस होंगे, इन सारी चीजों की जानकारी ऑलरेडी हमने सेक्शन 25 के पहले जो नोटिस बना रखा था उसमें लिख रखी है। वो तो आपको लिखनी है। ये केवल मैंने पॉइंट नंबर 1 बताया है। ये पॉइंट नंबर 1 आपको तभी ऐड करना है जब आपके नोटिस में, अच्छी तरह सुन लीजिए, अकाउंट नंबर अपूर्ण हो, पहली टॉपिक। दूसरा, जिस बैंक एनबीएफसी से भेजा है उसका पूरा एड्रेस नहीं लिखा है, किस तारीख को ईसीएस प्रेजेंट हुआ, किस तारीख को बाउंस हुआ, कौन सी ब्रांच में प्रेजेंट हुआ, क्या अमाउंट का वेवर आ रहा है, उधर क्या अमाउंट बोला है, ऊपर क्या बोला है, नीचे क्या बोला है। ये तमाम आधार होते हैं सेक्शन 25 को खत्म करने के। तो ये क्लोज नंबर 1 जोड़ लीजिए। बाकी सारे जवाब तो ऑलरेडी हमने दे रखे हैं सेक्शन 25 के पहले के रिप्लाई में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पेस्ट कर दूंगा, तो उसको देखकर आप अपना जवाब बना सकते हैं। साथियों, मेंबरशिप पर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा रिप्लाई बनाने का जिस हर रिप्लाई का आपको पीडीएफ मिल जाए, तो उसकी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके लिए एक सपोर्टिंग चीज हो जाए। थैंक यू सो मच। और ये कहूंगा कि वीडियो अच्छा लगा तो अपने कमेंट जरूर दे, लेकिन कोई भी रिप्लाई देने से पहले अपने नोटिस को जरूर पढ़ लीजिए कि क्या उस नोटिस में ऐसी गलतियां हैं, तो ही इन चीजों को अप्लाई करें। एक बार और कहना चाहूंगा कि मेंबरशिप पे तमाम वीडियो हमारे द्वारा इस तरह बोर्ड पर लिखकर ही बनाए जाते हैं। यदि आप किन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण कॉल बुक नहीं करवा रहे हैं तो आप मेंबरशिप में भी जुड़कर आप इन सारी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, इन अनुभवों का लाभ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।